हम बात करेंगे साफ़ और शफाफ माहौल की। वैसे तो हर कोई चाहता है कि हमें साफ़ और शफाफ माहौल मिले, लेकिन ये नहीं सोचते हम कि हम खुद कितनी कोशिश कर रहे हैं। बदकिस्मती से हम वो लोग हैं जो कि अपने माहौल को साफ़ बनाने के लिए शायद कोई किरदार अदा नहीं कर रहे होते। बिल्कुल, और हर रोज़ हम देखते हैं कि हम अपने माहौल को बदतरीन बना रहे हैं। पाकिस्तान का शुमार अगर हम देखें तो दुनिया के उन 10 ममालिक में से होता है जो कि आलूदगी से बुरी तरह मुतासर हैं, यानी कि हम उसमें टॉप 10 में हैं। और अगर जो कि जिनका माहौल साफ़ नहीं, जिनमें माहौलियाती आलूदगी बहुत ज़्यादा, और माहौलियाती आलूदगी की ख़ास वजूहात की अगर बात करें तो उसमें ईंधन जलाना, सड़क के तरफ कचरा फेंकना, जो कि हम देखते हैं कि हर वक्त हम लोग खुद भी, हम लोग अपनी इंडिविजुअल अगर प्रैक्टिस देखें तो हम लोग भी यही कर रहे होते हैं, कचरा फेंक रहे होते हैं सड़क पर। और जंगलाती अगर कटाई की बात करें, गाड़ियों और बिजली के आलात का गैर ज़रूरी इस्तेमाल, कीड़े मार अद्वियात का गलत इस्तेमाल और सनती फजला, ये तमाम चीज़ें जो कि हमारे माहौल को ख़राब कर रही हैं। जी ऐसे ही, और ये सब माहौल में ग्रीन हाउस गैसेस में इजाफा कर रही हैं, जो कि माहौलियाती आलूदगी की बुनियादी वजूहात हैं। और आबादी के बढ़ने के हवाले से बात करें, सनतों की बात करें, मसनूआत का बेदरग इस्तेमाल की बात करें, बेतहाशा कूड़े की पैदावार की जो है ये वजह बन रही हैं। और इसमें से कूड़े की बड़ी तादाद समुंदर में जाकर ख़ास तौर पर मौसमियाती तब्दीली का बायस बनती हुई हमें बिल्कुल हमसा, ऐसे में ज़रूरी है कि कूड़े को रिसाइकिल करने के अमल को मौसर बनाया जाए। और इस हवाले से अवाम में ना सिर्फ आगाही पैदा की जाए, बल्कि एक बार इस्तेमाल करके जो फेंक देते हैं वो चीज़ें प्लास्टिक की, उन अशिया को दोबारा से रिसाइकिल किया जाए, उनको रोका जाए कि उनको फेंक ना दिया जाए, वेस्ट ना किया जाए, और ऐसी चीज़ें बनाई जाए जिनको हम बार बार से इस्तेमाल भी कर सकें, उन चीज़ों का रीयूज़ हो सके। बिल्कुल ऐसी है। इसी तरह कचरे को रिसाइकिल करने और इसके मतलब खाद बनाने के लिए इस्तेमाल करने के हवाले से भी फ़ायदा उठाया जा सकता है। ये सारा मामला है, इसके ऊपर हमने बात करनी है। और हमारे साथ मौजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, MNA हैं और फिक्सिट के बानी हैं आलमगीर खान साहब। आलमगीर खान साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। बात करें, पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जो मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। हम क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान की तो बात करते ही हैं, लेकिन क्या वो ख्वाब तब तक जो है मुमकिन हो सकेगा कि अगर हमारी कौम को एजुकेट ही नहीं किया जाएगा एक्चुअल मसला क्या है। अगर हम वेस्ट की बात करें तो उसका कैसे, उसको ठिकाने कैसे लगाना है, रिसाइकलिंग का प्रोसेस क्या है, अगर हमें यही नहीं पता होगा तो। देखें, एक तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सफाई के साथ साथ ज़रूरी है कि उस जो कचरा लैंडफिल पे आता, जो आखिरी उसकी आरामगाह होती कचरे की, उसके बाद उसकी रिसाइकलिंग भी ज़रूरी है। क्योंकि जहाँ लैंडफिल होती उसके इर्द गिर्द भी आबादी और माहौल मुतासिर होता। और यहाँ देखें, प्रॉब्लम आगाही का नहीं है, अवेयरनेस का नहीं है, यहाँ प्रॉब्लम है कि कानून के निफाज का। कानून बना दिए जाते, यानी आज कचरा फेंकने पर 144 की दफ़ा है, दरख्त काटने पर 144 की दफ़ा है, 6 महीने कैद है। लेकिन किसी उसका निफाज होगा तो आगाही मिलेगी ना। 2-4 लोगों को आप पकड़ेंगे इस जुर्म में, उनको मिसाल बनाएंगे तो आगाही मिलेगी। यही हम लोग पाकिस्तानी जो यहाँ पर कूड़ा कचरा फेंकते, ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करते, हम बाहर ममालिक जाते तो सबसे ज़्यादा हम जो है वो कानून को फॉलो करते, क्योंकि सज़ा है, पनिशमेंट है। इसलिए ज़रूरी है कि कवानीन बनाए जाए, उनका निफाज, उनका अमल दरामद ज़रूरी है और सब फॉलो करेंगे। रही बात कचरे की, देखें आज दुनिया भर में ममालिक जो है वो बिजली इससे प्रोड्यूस कर रहे हैं। बायोगैस बनाई जा रही है, जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता, कचरा होता। तो और पंजाब में आज ये प्रैक्टिस की जा रही है, पंजाब के एग्रीकल्चर साइड में प्राइवेटली लोग बायोगैस बना रहे हैं। कराची में फैक्ट्रीज है, प्राइवेट सेक्टर है, वो गत्ता, प्लास्टिक, मेटल कचरे से वो उसकी सॉर्टिंग करते, उसको चुनते, और वो प्राइवेट सेक्टर में इसका बिजनेस हो रहा है, रिसाइकलिंग हो रही है। तो ज़रूरी है कि अब कराची में मिसाल मैं दूं कि यहाँ पर चाइनीज़ कंपनीज आई, उनको आउटसोर्स किया कचरे को कलेक्ट करना और फिर लैंडफिल तक लेके जाना। लाहौर में टर्किश कंपनीज आई थी। तो इसी तरीके से ज़रूरी है कि रिसाइकलिंग के अमल में भी जाएं, जो कि अभी तक बदकिस्मती से नहीं गए हम। अच्छा आलमगीर खान साहब, अगर हम बात करें कराची के साहिल के ख़ास तौर पर, हम वसीम अकरम साहब को भी देखते हैं अक्सर अपनी वो वीडियोस बना के भी वो शेयर कर रहे होते हैं और हाईलाइट कर रहे होते हैं कि देखिए कि कितना कचरा है, कि ये तो साहिल पे आने के भी कोई काबिल नहीं है, यहाँ पे कोई आ नहीं सकता है। तो हम अगर ओशन डंप्स की बात करें तो उसके लिए मतलब किस तरह से निपटा जा सकता है उस चीज़ से?
देखिए, ज़रूरी है यहाँ कराची की अगर मैं मिसाल लूँ और दूसरे शहरों में भी, दूसरे सूबों में भी ये प्रैक्टिस की जा रही कि आपका जितना फुजला होता सीवरेज का, उसको आप ड्रेन आउट करते समंदर में जाकर। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स होते वो हमारे फंक्शनल नहीं है, वो हमारे इवन अब इस्लामाबाद में भी, अभी मैंने नेशनल असेंबली में भी ये बात रखी है कि वहां पर जो चश्मे जा रहे होते थे, जो कुदरती चश्मे थे, उसमें आपने सीवरेज के जो ड्रेनेज है वो आपने मिला दी है। जो बारिशी नाले बने हुए थे उसमें आपने सीवरेज के जो है ड्रेनेज मिला दी है, और वो आखिर में जाते उधर ये नाला लई में जाके वो सारा गिरता सारा। तो ये चीजें देखिए, सीवरेज का अपना फंक्शन है और उसके लिए ट्रीटमेंट प्लांट्स लगते जो उसी फुजला को रिसाइकिल करते, और इसी तरीके से बारिशी नालों का अपना फंक्शन है। हमने हर चीज को अपने वक्ती उसके लिए कि बस एडजस्ट हो जाए, आज का मसला हल हो जाए, हम चीजों को मिक्सअप कर देते और आखिर में वो मसलों का अंबार बन जाता। तो कराची में जितने जो नदियां हैं, बड़ी बदकिस्मत अलमिया है, वो सब जाकर समंदर से जाकर मिलती, और हमारी स्पीशीज समंदर की मुतासिर हो रही है। वहाँ जो है सारा गंद फुजला, प्लास्टिक वेस्ट और इंडस्ट्रियल वेस्ट, हमारे कोरंगी की इंडस्ट्रियल वेस्ट, मलीर का इंडस्ट्रियल वेस्ट, वो सब जाके समंदर में गिरता, और आप हमारा समंदर देखे जाके उसका क्या हाल है। तो ये बदकिस्मत अलमिया है। पहले यहाँ पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बने थे 2007-8 में, और उसके बाद वो गैर फाल रहे। ठीक है आलमगीर खान साहब, आप ज़ाती हैसियत में बहुत ज़्यादा काम करते रहे हैं और बहुत ज़्यादा आपको पसंद किया गया, जिसके बाद आप इस वक्त नेशनल असेंबली के मेंबर भी हैं। लेकिन लोग आप लोगों जैसे लोगों की तरफ देख रहे होते हैं कि जो ग्राउंड रियलिटीज़ के ऊपर बात करते हैं, जिनको पता है कि गली मोहल्ले के आखिरकार मसाइल हैं क्या। बात नहीं होती कौमी असम्बली में इन चीज़ों के ऊपर, या दूसरे आप देखते हैं कि एमएनए संजीदा ही नहीं ले रहे होते, उनको शायद ये मसले ही नहीं लगते। आपकी पर्सनल फीलिंग क्या है कि जब आप मेंबर बन जाते हैं नेशनल असेंबली के, जज्बा तो होता है कि भाई अब सब कुछ ठीक करना है, तो ये जो कोर इश्यूज़ हैं इन पर इंटरेस्ट होता है दीगर मेंबर्स का? देखिए, प्रॉब्लम ये है कि इंटरेस्ट बिल्कुल होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन हम नेशनल असेंबली के फ्लोर पे हम डिस्कस करते हैं, डिबेट करते हैं, बात करते हैं, कानून साजी पे बात होती है। असल चीज यहाँ कानून साजी नहीं है, कानून का निफाज है, जो कि ब्यूरोक्रेसी ने करना है, जो कि नीचे ये जो बाबू बैठे इन्होंने करना होता है। मसला ये है कि ये जो बाबूक्रेसी है ना, मेरे नजदीक ये सब अब या तो इनके पेट्रोल खत्म हो गए, ये बुढ़े हो गए, इनमें वो जज्बा नहीं है काम करने का। मेरे नजदीक ये एक प्रॉब्लम रहती, कानून बनते रहते, सूबाई असेंबली में भी बनते, वफाक में भी बनते, उसका निफाज जो है वो बहुत स्लो होता। एक फाइल एक टेबल से दूसरे टेबल में जाने में महीनों लग जाते, फिर वो चीज उसको ग्राउंड पे अमल में आने में महीनों लग जाते। तो मेरे नजदीक ब्यूरोक्रेसी में जो रेड टेपिंग है, जो ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर्स है, वो हर गवर्नमेंट के काम को, वो चाहे अच्छा काम हो जैसा भी, उसको बहुत स्लो पेस पे ले जाते हैं। अच्छा, वो स्लो पेस पे ले जाते हैं, और फिर शायद हमारा भी इतना इंटरेस्ट नहीं होता इन कामों के ऊपर, क्योंकि आमतौर पर यही समझा जाता है ब्यूरोक्रेसी के हवाले से आलमगीर खान साहब कि जिन एमएनएज ने, एमपीएज ने को अपने ज़ाती काम करवाने होते हैं, वो उसको बार बार कहने के लिए भी तैयार होते हैं, परसू भी कर रहे होते हैं, लेकिन ये मामला शायद उतना संजीदा नहीं है ना कि इसके ऊपर हम बार बार उनसे पूछगछ भी कर लें, उनसे बात कर लें कि सर ये तो काइंडली मामले को आगे भेज दें, फाइल आगे चली जानी चाहिए। ये आप सही कह रहे हैं, कई जगह प्रायोरिटीज का भी फर्क होता है। कुछ एमएनएस को वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी की हद तक सोच रहे होते हैं, अपनी ज़ात की हद तक सोच रहे होते हैं, अपने कामों का सोच रहे होते हैं। कुछ जो है वो नेशनल लेवल पे कंट्रीब्यूट कर रहे हो, आप सही कह रहे हैं। और ये भी एक मिनिस्टर का या एमएनए का आप कह ले ये स्किल होती है कि वो ब्यूरोक्रेसी से कैसे काम ले सकता है, वो उनको कैसे डील करता है, ये उसका हुनर होता है। अगर वो इसमें नाकाम रहा
तो वो नाकाम ही रहेगा। अगर उसको ये हुनर नहीं आता वो नाकाम रहेगा। लेकिन मैं फिर से कहूं कि MNA MPs जाते रहते हैं, लेकिन ये जो लोग हैं, जो हमारे ब्यूरोक्रेट हजरात हैं, ये मौजूद रहेंगे और इनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना होगा। और यहाँ बड़ा बदकिस्मत अलमिया है कि ये लोग मुझे लगता है इनको 9 से 5 अपनी जॉब करने में, मैं सॉरी टू से, मौत आ रही होती है। कोई टाइम पे नहीं आता, कोई अपने टेबल पे फाइल पड़ी होगी, एक दस्तखत नहीं होंगे, एक हफ्ता दस्तखत नहीं कर सकते। तो ये इश्यूज हैं जो रियलिटी है। और मैं ये नहीं कह रहा कि कोई सियासतदान कोई बहुत अच्छा है, और ये मैं कह रहा हूं कि ये सियासतदान तो आप कहते हैं ना करप्ट प्रैक्टिसेस से और सिफारिशों से और वो खानदानी विरासत से उठ के आ से बाहर जाते नहीं हैं। निकलते। ये लोग तो एक प्रॉपर मेरिट, ये तो मेरिट के जरिए आते हैं ना। ये लोग तो पढ़े लिखे होते हैं। ये लोग तो बाकायदा एक प्रोसेस क्राइटेरिया के जरिए यहाँ सीटों पे आके बैठते हैं, जिस स्केल पे भी, जिस ग्रेड पे भी। इन पे तो ज्यादा जिम्मेदारी आयद होती है। एग्जैक्टली, प्रायोरिटीज को है जो उनको देखना चाहिए कि अवाम के मसाइल कौन हल कर सकता है और उसको आगे इनिशिएटिव भी लेना होगा। बहुत शुक्रिया आलमगीर खान साहब, आप सबसे बड़े पाकिस्तान से गुफ्तगू कर। सारी गुफ्तगू में इकरा गवर्नर पंजाब की याद आ रही थी। आब पाक अथॉरिटी का मामला था और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी कि जी कि ये अगर ब्यूरोक्रेसी ने मुझे मज़ीद तंग किया और ये अथॉरिटी को मज़ीद लेट किया तो फिर अच्छा नहीं होगा। मुझे तो वो वाला टाइम याद आ रहा था कि पंजाब के लेकिन अंदर ऐसा होना चाहिए, वैसे ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि हम हमजा देखें तो माहौलियाती आलूदगी में हमारा मुल्क जो है वो टॉप 10 में आ रहा है। तो ये चीज़ें कोई अच्छी नहीं है, ये हमारा जो है ये बुरा ये चीज़। दूसरा, सियासतदानों की प्रायोरिटीज़ पर भी क्वेश्चन होना चाहिए कि आप थाना कचहरी से बाहर नहीं निकल रहे हैं, आप अपने वोटर्स के वही मसाइल हल करने के लिए हैं, या आपका वोटर जाता है तो आपकी प्रायोरिटी वो होती है क्योंकि आपने वोट लेना होता है और वोटर्स के मसाइल ही वो होते हैं, वोटर्स वो लेके जा रहे होते हैं। तो ये वाले जो मसाइल हैं इनकी तरफ शायद हमारा उतना ध्यान ही नहीं होता, हमारी प्रायोरिटी ही नहीं होती है। इंडिविजुअली भी हमारा भी कुछ है, हमने भी अपने सोसाइटी को क्लीन करने से, हम अपने घर को की सफाई को यकीनी बना रहे, तो अपने मुल्क को भी ऐसे ही हमें साफ रखना। हम अपनी गाड़ी साफ कर रहे होते हैं लेकिन मुल्क गंदा कर रहे होते हैं, सड़क पे फेंक कचरा निकाल के बाहर फेंक रहे होते हैं। तो वो ही कोई बिन वो साइड पे पड़ी होती हैं, अक्सर पड़ी ही होती हैं, बिल्कुल ऐसे उनमें फेंक दे। थोड़ा सा अगर गाड़ी में भी आप कर रहे हैं सफर तो थोड़ा सा आगे जाके गाड़ी की हमने बात शुरू कर लिया तो थोड़ी सी आम आदमी की सवारी की बात कर लेते हैं। वो है बाइक। हम आम तौर पे समझते हैं कि जी कि बाइक आम आदमी के पास होती है कि चलें वो उस पर सफ़र भी कर लेता है और साइकिल से बेहतर है, और गाड़ी महंगी होती है इसलिए ज़रा बाइक बेहतर होती है। लेकिन इतनी महंगी हो गई है कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब मारूफ मोटरसाइकिल कंपनियों ने पाकिस्तान में आए दिन कीमतों में इजाफा करना जो है वो अपना वतीरा बना लिया और हालिया दिनों में मोटरसाइकिल्स की कीमतों में 4 से 5 हज़ार रुपए तक का इजाफा कर दिया। अच्छा, रमा साल सितंबर में भी अगर देखें तो मोटरसाइकिल की जो कीमतें हैं उसमें इजाफा हुआ है और पार्ट्स भी महंगे किए गए थे, और शहरियों का कहना है कि पेट्रोल भी महंगा है और फिर मोटरसाइकिलों की जो कीमतें हैं वो भी आसमान से बातें कर रही हैं, और आवाम के लिए कह रही है कि अब मोटरसाइकिल चलाने में भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, लोग बहुत परेशान हैं। वो क्या कह रहे हैं आपको वो दिखाते हैं। भी एक मैं मोटरसाइकिल आया था बाजार, तो मैंने बोला एक बच्चे के लिए मोटरसाइकिल गिफ्ट करूंगा, उसने मैट्रिक में अच्छे नंबर लिए थे, तो वो हमारी कुव्वत खरीद से ज्यादा हो गई है। गाड़ियों की कीमतें इस महीने में, इस मंथ में 5 और 3 8 हज़ार रुपया गाड़ी की कीमत बढ़ गई है। तब्दीली के मजे ले रही है आवाम। 1.5 साल मोटरसाइकिल, जो जाहिर सी बात है जो बंदा बेचारा एक मोटरसाइकिल कोशिश करता लेता अपनी नौकरी के लिए कुछ भी करने के लिए, वो साइकिल पे आ जाएगा। हालात ये लग रहे हैं। पेट्रोल का भी देख लें, जिस वक्त हमने परचेज़ की थी उस वक्त 70,000 की थी। मेरे ख्याल 3 सालों में टैक्स वगैरह हर चीज़ बढ़ गई है। पेट्रोल अब अफोर्डेबल नहीं है हमारे लिए। नंबर लाके 1,15,100 रुपए की जा पड़ती है एक मोटरसाइकिल। अब बंदा काम पे जाए तो किस चीज़ पे जाए, साइकिल पे जाएगा। मोटरसाइकिल की कीमतें बढ़ गई, साइकिलों की कीमतें बढ़ गई, हर चीज़ महंगी हो गई है। आजकल जो है महंगाई बहुत ज़्यादा है, समझ गया। मोटरसाइकिल भी बहुत महंगा हो गया, कारोबार भी ठप है। गरीब आदमी की एक सस्ती सवारी मोटरसाइकिल थी, वो उसकी पहुँच से दूर जा रही है। मोटरसाइकिल इंडस्ट्री पे पैसे बढ़ रहे हैं, तो ये दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। इस एक महीने में 2 मरतबा 3 मरतबा मोटरसाइकिलों पे पैसे बढ़ चुके हैं। तो अब चाइना मोटरसाइकिल जाके 65,000 रुपये की हो गई है, तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। गवर्नमेंट को इस बात पे सोचना चाहिए। आए दिन गाड़ियों पे पैसे बढ़ रहे हैं, कारोबार की कंडीशन बिल्कुल नहीं है। गरीब आदमी की यही थी 15-20 हज़ार रुपये की गाड़ी ले लेता था, अब इतनी महंगी हो रही है, कस्टमर आ ही नहीं रहा है। साइकिल लेने आए, साइकिल के पैसे भी बढ़े हैं। गवर्नमेंट देखें इतने जो पैसे बढ़ा रही है बाइकों पे, तो ये आवाम की जो है ना बस से बाहर है। हर चीज़ को आग लगी पड़ी है। महंगाई पे खुदारा कंट्रोल किया जाए, कम से कम जो
आम रोज़मर्रा की चीज़ है वो एक बाइक ही सस्ती है, और वो भी इसमें इंतहा का इजाफा कर दिया गया है। तो इसमें ये सोचो विचार की ज़रूरत है, हुकूमत सोचे कि इसमें रेट में मज़ीद कमी लाई जाए। महंगाई के बारे में तो बात करना भी फजूल है। आप देख रहे हैं हर चीज़ के रेट रोज़ बरोज़ बढ़ रहे हैं। अब रही कि सही कसर थी वो बाइक्स पे निकाल दी उन्होंने। ये थी शहरियों की राय जो कि आपने देखी। अब शहरी जो हैं वो सारे परेशान हैं और वो कह रहे हैं कि अब हम क्या साइकिल पे आ जाएं, अगर साइकिल पे आएंगे तो वो फिर वो मेरा ख्याल है इन्वायरमेंट फ्रेंडली काम कर रहे होंगे मेरा ख्याल है। अच्छा, हॉलैंड का वज़ीर आज़म भी वैसे साइकिल पे ही दफ्तर जाता होता है। हम आगे बढ़ते हैं, लीडरशिप की बात करते हैं। लीडरशिप एक बहुत वसी और दिलचस्प मौजू है और इसकी एक शाख है सोशल लीडरशिप। आजकल इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, इस पर बात हो रही है। हमारी दुनिया में इस वक्त सोशल लीडर्स की अशद ज़रूरत है। मजहबी और सियासी क़यादत की आलमी सतह पर परफॉर्मेंस के बाद इस चीज़ को बड़ी शिद्दत से महसूस किया गया है कि सोशल लीडर्स कैसे दुनिया में तब्दीली ला सकते हैं। हाँ, और दुनिया को ऐसे लीडर्स की ज़रूरत है जो कि रंग, नस्ल, मज़हब और मुल्क की तफरीक के बगैर इंसानियत की भलाई के लिए और मुआशरे की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा कर सके। हम देखें, हम सबके पास इल्म भी है, तजर्बा भी है, बहुत ज़्यादा, मतलब हम देखें तो ये चीज़ें मौजूद हैं और हमारी ज़िम्मेदारी फिर बनती है कि हम इस इल्म को और इस तजर्बे को उन लोगों तक पहुँचाएँ जो इससे फ़ायदा भी उठा सकते हैं। जी, हर वो इंसान जो मुआशरे में दूसरे इंसानों के साथ समाजी ताल्लुकात रखता है, समाजी शऊर का हामिल है, वो अपने अंदर चंद बुनियादी सलाहियतों को परवान चढ़ाकर एक बेहतरीन समाजी लीडर बन सकता है। हमें समाजी लीडर्स की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। जब मसाइल बढ़ते चले जाते हैं तो कहा यह जाता है कि अब हमें समाजी लीडर जो हैं उनकी ज़्यादा ज़रूरत है। इसी पर हम बात करेंगे। एक ही नाम हमारे जहन में आता है, ख़ुद फाउंडेशन के बानी डॉक्टर अमजद साकिब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और जब समाजी लीडर्स की बात हो रही है, लीडरशिप की बात हो रही है, तो ये बात होनी भी उन्हीं से ही चाहिए, सीखना भी हमें उन्हीं से चाहिए। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब, हम समाजी लीडर्स की बात कर रहे हैं, कितनी ज़्यादा ज़रूरत है आज के दौर के अंदर समाजी लीडर्स की, और ये लीडरशिप का किरदार क्या होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वालेकुम अस्सलाम। आपकी बहुत मेहरबानी कि आपने कितने अहम मौजू का इंतखाब किया और फिर मुझसे बात करना आपने चाही, बहुत शुक्रिया। देखें, लीडरशिप जो है ना वो किसी भी शोबा में वो बहुत कलीदी किरदार अदा करती है किसी भी मुआशरे को बेहतर करने के लिए। ये लीडरशिप सियासत में भी हो सकती है, एकेडमिक्स में भी हो सकती है, बिज़नेस में भी हो सकती है, मीडिया में भी हो सकती है, मस्जिदों, मंबरों, महराब में भी हो सकती है और गली कूचे में भी हो सकती है। तो लीडरशिप इज़ अ प्रोसेस जिसके ज़रिए से आप लोगों को इंस्पायर करते हैं कि वो आगे बढ़ें और अपने अच्छे मकासद हासिल करें। तो इसकी अहमियत, इसकी ज़रूरत तारीख़ के किसी भी आप मरहले में, दौर में देखें कि जब वहाँ पर ऐसे लोगों की कमी हो गई जो मुस्तक़बिल के बारे में सोच सकते हों, कोई विजन रख सकते हों और उनके अंदर तब्दीली की ख्वाहिश या तड़प बाकी न रहे, तो वो मुआशरे तरक्की नहीं कर सकते। तो समाजी लीडरशिप की आपने बात की तो ये तो और भी ज़्यादा अहमियत है कि गली कूचों में, महलों में, बस्तियों में ऐसे लोग होने चाहिए जो हुकूमत से या रियासत से हटकर भी इनफरादी तौर पर और इज्तिमाई तौर पर सिविल सोसाइटी की हैसियत से इस पूरे सफ़र में कुछ कंट्रीब्यूट करें। और यूँ फिर जो हुकूमत और रियासत और पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर और NGO के साथ मिलकर बेहतर लोग आगे आएंगे, तभी ये जो गाड़ी है ना इंसानियत की, तभी आगे बढ़ेगी। बिल्कुल ऐसे ही, तो कोई शक नहीं है कि तालीम के शोबा में ख़ास तौर पर आप देखिए। जी, आप बताइए। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहती थी कि तरक्की क्योंकि किसी एक फ़र्द से तो मुमकिन नहीं होती है। जो आज का जो दौर है जहाँ सोशल मीडिया इंसान के फैसलों में बहुत ज़्यादा एक आप कह लें कि की रोल वो है वो कर रहा है उसमें। अगर हम समाजी अगर खिदमात में देखें तो पेश सोशल मीडिया, अगर सोशल लीडरशिप की बात कर लें या मुआशरे की तामीर की बात कर लें, तो कितना अहम किरदार अदा कर सकती है सोशल लीडरशिप? जी, ऑब्वियसली देखें, बात ये ना सोशल लीडरशिप से मुराद क्या है। सबसे पहली चीज़ ये है कि वो लोग जो सिर्फ अपनी ज़ात के हवाले से नहीं सोचते बल्कि वो पूरे समाजी एतबार से सोचते हैं। वो ये सोचते हैं कि ज़िंदगी सिर्फ मेरी नहीं है, ख्वाब सिर्फ मेरे नहीं है, खुशियाँ सिर्फ मेरी नहीं है, मेरा हमसाया, मेरा महल्लेदार और मेरा शहर वाला, इनकी ज़िंदगी भी खूबसूरत होनी चाहिए। अभी आप कुछ पहले बात कर रहे थे कि माहौलियात की या बाकी चीज़ों की, तो इसमें रियासत का किरदार तो है ही, बिल्कुल एक फ़र्द का भी तो किरदार है ना कि उसको किस तरह का समाजी शऊर मिला और उसने किस तरह के समाजी शऊर से ख़ुद को तब्दील करने की कोशिश की और फिर दूसरों की ज़िंदगी तब्दील की। गंदगी फैलाना, हॉर्न देना, इशारा तोड़ना, किसी को गाली देना, किसी को बुरा भला कहना, कम तोलना, फिर मिलावट करना, ये सारे मामला जो हैं
ये कानून भी इनको देखता है, अखलाकियात भी देखती हैं, मजहब भी देखता है, लेकिन ज़ाती हैसियत से इनको देखना बहुत अहमियत है। ये है, इससे फिर वो समाजी शऊर आता है और इससे फिर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप और सोशल लीडरशिप का तस्वर सामने आता है कि ये एक, अब देखें ना, एक इस मुल्क में 2 करोड़ बच्चा स्कूल से बाहर है। अब हुकूमत जो करती है सो करती है, तो उस शहर के, उस बस्ती के या उस गांव के लोगों को भी तो सोचना है कि अगर हमारे बच्चे स्कूल नहीं जाते तो हमें क्या करना चाहिए। अब देखें, पाकिस्तान में सोशल लीडरशिप की या समाजी शऊर की कमी नहीं है, सिर्फ उसको चैनलाइज करना है, उसको नर्चर करना है, उसको कैपेसिटी बिल्ड करनी है। मसलन आप ये देखें कि हर महल्ले में एक मस्जिद है और मस्जिद में कुछ अच्छे लोग हैं और एक इमाम साहब हैं, यानी एक इंस्टीट्यूशन मौजूद है। तो हर शहर के अंदर ये मसाजिद के हवाले से भी अगर हम सिर्फ मजहबी शऊर की बात ना करें बल्कि समाजी शऊर की बात करें, मजहब के प्लेटफॉर्म को हमने अपने इन बुलंद तरीन मकासद के लिए भी इस्तेमाल करें। हम कहें कि जी गंदगी नहीं फैलानी इस महल्ले में, इस महल्ले में शादी ब्याह के मौका पर ट्रैफिक के बहाव को नहीं रोकना, इस महल्ले में पानी को ज़ाया नहीं करना, इस महल्ले में गंदगी जो जिसे कहते हैं ना कि ये इसको फैलाना नहीं है, गलियां नालियां ड्रेन्स हम बंद कर देते हैं। अब देखिए ईद उल अज़हा के मौका पर या बाकी इस किस्म के त्योहारों के मौका पर क्या होता है। तो ये एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मौजूद है, क्योंकि लीडरशिप के लिए एक इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट की भी ज़रूरत होती है। तो किसी ज़माने में पंचायत होती थी, किसी ज़माने में गाँव में देहातों में मिलजुल कर फैसले हुआ करते थे। अब वक्त के साथ साथ वो चीज़ें इंतशार का शिकार हो गई। तो सबसे अहम चीज़ यह है कि हम एक इंस्टीट्यूशन को आइडेंटिफाई करें और फिर उसको स्ट्रेंथन करें और उसके प्लेटफॉर्म पर लोग मिलकर बैठकर पार्टिसिपेशन के ज़रिए से, ट्रांसपेरेंसी के ज़रिए से और एक म्यूचुअल कोलैबोरेशन और पार्टनरशिप के एहसास के ज़रिए से आगे बढ़ें। फिर इनमें से कुछ लोग उस ग्रोह को लीड करते हैं और वो सेल्फलेसली लीड करते हैं। उनका मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि वो उनका नाम आए, उनका मकसद ये होता है कि जिस माहौल में वो रह रहे हैं, जिन लोगों के दरमियान में वो रह रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में वो क्या वैल्यू एडिशन। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सोशल लीडर की अगर आम अल्फाज में, जी प्लीज़ डॉक्टर साहब, हम मैं ये कह रहा था कि एक सोशल लीडर की आम अल्फाज में आप तारीफ करें तो सोशल लीडर वो होता है जो मुआशरे में वैल्यू एडिशन करता है, वैल्यू एडिशन कर रहा है। लेकिन डॉक्टर साहब साथ एक मोटिवेशन का एलिमेंट भी तो मौजूद है। मुआशरा खूबसूरत हो गया सर, एक मोटिवेशन का एलिमेंट भी तो मौजूद है। आपके पास कोई सरकारी ओहदा नहीं है, बल्कि ये कहा जाए कि ओहदे छोड़कर ये काम करना, उसके लिए कितनी मोटिवेशन चाहिए होती है, ये शायद हर आदमी नहीं कर सकता। ये अल्लाह की देन है या फिर इस तरह की कोई बच्चों की तैयारी, जहन साजी की जा सकती है कि हम तो ओहदों के पीछे भागने वाले लोग हैं, ओहदे छोड़कर जब आप बैठे हुए हैं, तो आप हमें कैसे बताएंगे कि ये मोटिवेशन कहाँ से आती है? देखिए, मोटिवेशन का आगाज़ घर से होता है, तरबियत से होता है, तालीम से होता है। आप बच्चे को जहन में ये सवाल तो पैदा कीजिए कि मुझे खुदा ने तख्लीक किया तो इसका क्या मकसद है। अब ये अगर एक बच्चा तदब्बर करेगा, बड़ा होकर सोचेगा, फिर सोचेगा, तो उसको एहसास होगा कि खुदा ने जो बोझ पहाड़ों को ऊपर नहीं किया वो इंसानों के ऊपर क्यों रखा। तो इस हवाले से हम अपने बच्चों को ये नहीं सवाल उनके जहन में उठाते कि खुदा ने हमें तख्लीक क्यों किया। हम ये कहते हैं कि हाँ जी पैसा कमा लो, कैरियर में चले जाओ, ताकत ले लो, रोब दबदबा और इख्तियार के पीछे भागो। तो एक तो बुनियादी तसव्वुरात से हमें अपने बच्चों को आगाह करना चाहिए। दूसरी एक और चीज़ है, हमने मुआशरे में रोल मॉडल्स किन को बनाया, जिसके पास दौलत है, जिसके पास रोब दबदबा है, जिसके पास ताकत है, किसी समाजी इस शख्सियत को देखिए। हर गली मोहल्ले में एक अब्दुल सितार ईदी बैठा हुआ है और वो खामोशी से कुछ ना कुछ काम कर रहा है, कुछ ना कुछ वो बेहतरी के काम कर रहा है। उनको कोई रिकग्नाइज नहीं करता, उनको कोई इनाम नहीं कभी दिया जाता, उनको कोई इज्जत की निगाह से नहीं देखा जाता। तो एक पहली मैंने आपको बात बताई कि तरबियत का निज़ाम, सोच और फिक्र की तब्दीली, और दूसरा यह कि मुआशरे और रियासत को इन लोगों को कदर की निगाह से देखना चाहिए जो नेकी का काम करना चाहते हैं बगैर किसी ख्वाहिश के, बगैर किसी लालच के। और फिर तीसरी चीज़ उसमें यह भी है कि उनको वो वसाइल भी मुहैया होने चाहिए, उनको फैसिलिटेशन करनी चाहिए। हुकूमत का काम है एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना। तो अब जो कवानीन हैं, अगर एक आपने गैर सरकारी अदारा बनाया है तो जाहिर है कि आपने अपने वसाइल हुकूमत को पेश कर दिए कि आए जी मिलकर इस मुल्क को या इस माशरे को बेहतर करें। अब उन्हीं अदारों की आप उसके ऊपर टैक्सेशन होती है, उनको बेजा जो कवानीन में जकड़ा जाता है, उनको काम करने की आज़ादी नहीं होती। तो ये एक जो इनेबलिंग इन्वायरमेंट है उसकी भी हमारे यहाँ कमी है। और फिर मैं मीडिया से भी ये दरख्वास्त ज़रूर करूँगा
कि आपको भी ऐसे हीरे जवाहरात को ढूंढना चाहिए जो देखें मस्जिद की इंसानियत कभी के लिए आपने काम देखा कर कभी रहे हो। बिजली नहीं गई, कभी पानी बंद नहीं हुआ, कभी वहाँ पर ये नहीं हुआ कि वो दरवाज़ा बंद हो और नमाज का अजान का वक्त हो और अजान ना हो रहा हो। यानी एक इंस्टीट्यूशन है। तो ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं, हम सबको कलेक्टिवली इनफरादी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर, मीडिया के हवाले से भी उनको आइडेंटिफाई करके प्रमोट करना चाहिए ताकि वो रोल मॉडल बने। क्रिकेटर रोल मॉडल है, ठीक है, वो आपको 20 ओवर की एक दिन में बहुत खुशी देता है, लेकिन जो मुआशरे को बदलता है, जो शख्स इस मुआशरे के खदोखाल को खूबसूरत बनाता है, जो आने वाली नस्लों की मदद करता है, उसको भी उतनी शोहरत या उतनी इज्जत उस फहरिस्त में शामिल कर समझते, लेकिन कम से कम उसको से हाँ, ताकि लोग रोल मॉडल वो एक बरतानवी वजीर आजम था, उसने कहा था कि अगर हमारे पास हीरो नहीं है तो हमें जाली हीरो बना लेने चाहिए ताकि कोई लोगों के पास मॉडल तो हो तो उसको फॉलो कर सके। तो हमारे पास जो समाजी लीडरशिप है इसको आगे लाना चाहिए, इज्जत देनी चाहिए ताकि लोग कहें कि हाँ ये भी एक रास्ता है। हर आदमी देखें, हर आदमी मुआशरे में चाहता है कि उसको कुछ ना कुछ रिकग्निशन मिले। हाँ जी, इस हवाले से ये रोल मॉडल्स के तौर पर अगर हम इन लोगों को आगे लेकर आएँ और इनकी गुफ्तगू सुने, इनकी बात सुने, इनको डायलॉग का हिस्सा बनाएं, तो ये सब वो चीज़ें हैं जिससे आप समाजी सतह पर अच्छी लीडरशिप को नर्चर कर सकते हैं, उसकी बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, बड़ा मौजू है और बिल्कुल ठीक बात है कि कुछ लोग ये काम कर रहे होते हैं और वो आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते या वो चाह भी नहीं रहे होते कि आप जी हमारी कोई बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर दें कि हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं वो, लेकिन जिस वक्त आप ख़ुद से उनकी तारीफ़ कर रहे होंगे, आप उनको वो मकाम दे रहे होंगे, तो वो मज़ीद मोटिवेट होंगे और उनको देखते हुए कम से कम जो बच्चे हैं वो मोटिवेट हो रहे होंगे कि जी कि इस शख्स की इतनी इज्जत की जाती है क्योंकि ये वाला अच्छा काम करता है, तो मैंने भी अच्छा काम करना। ऐसे ही है कि हमारा रोल मॉडल ऐसे होने चाहिए जिनको फिर बच्चे भी फॉलो कर रहे हो। हमें यहाँ पे ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।